हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे डिजिटल मैकेनिक थ्योरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल तक हमने जो कुछ पढ़ा वहाँ तक हमारा एक जो भी चल रहा था वो हमारा सारा इंजन से संबंधित भाग थे। आज हम जैसे ही इंजन ख़त्म होता है तो इंजन का कार्य था पावर को पैदा करना। अब हम इंजन किस लिए लगाते हैं? किसी पावर को कोई कार्य लेने के लिए, तभी कार्य किया हुआ माना जाता है। जैसे कार्य की परिभाषा के अनुसार होता है, कार्य कब किया हुआ माना जाएगा? जब उससे कोई कार्य कर लिया जाए। तो जब हमने इंजन को स्टार्ट कर लिया, इंजन के भागों को पढ़ लिया, इंजन में शक्ति कैसे पैदा होती है, इंजन का वर्गीकरण हो गया, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, इंटरनल, एक्सटर्नल, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन। तो इन सब के बाद हमारे पास इस पावर को आगे उपयोगी पावर में पैदा कार्य में लेने के लिए हमारे पास सबसे पहला बिंदु आता है हमारा क्लच। तो हम क्लच का सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्लच आता है हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत। हिंदी में इसे बोला जाता है शक्ति संचरण प्रणाली, मतलब कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा, संचारित कैसे किया जाएगा, ये इसका सबसे पहला मुख्य माध्यम होता है क्लच। क्लच का इस्तेमाल हर आदमी करता है। सबके पास बाइक है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है और बहुत से व्हीकल है जिनमें हम क्लच का इस्तेमाल नियत डेली रोज़ाना प्रतिदिन करते हैं। हम पाते हैं कि जब गाड़ी का गियर शिफ्ट करना होता है तो हम सबसे पहले अपने पैर से या हाथ से, जिस प्रकार भी क्लच लगा हो, उसे दबाते हैं। दबाने के बाद हम आराम से अपना गियर शिफ्ट करते हैं और धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करते हैं। तो इस क्लच का क्या कार्य हुआ? धीरे धीरे इसे रिलीज़ करने से क्या मतलब हुआ? हम अचानक कर दें तो क्या होगा? अगर हमारे पास क्लच नहीं होता तो हमारी गाड़ी किस तरह से कार्य करती? ये सभी बातें हम यहाँ अपने इस टॉपिक में करेंगे। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन में। तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारा आ गया पावर ट्रांसमिशन या शक्ति संचरण। शक्ति का संचरण कैसे हुआ? सबसे पहले मैं इसका आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। उसके बाद या पहले मैं आपको बना देता हूँ। मान लिया हमारे पास ये एक इंजन था, इसको हमने लिख दिया इंजन, जिसमें हमारी हर तरह की पावर पैदा हुई। अब इंजन के बीच में हम एक यूनिट लगाते हैं जिसे बोलेंगे क्लच। क्लच के बाद में हम एक यूनिट लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे गियर बॉक्स। आगे की क्रियाविधि इंजन की व्यवस्था पर डिपेंड करता है। अगर इंजन से हमारा डिफरेंशियल काफ़ी दूर है तो हम यहाँ एक प्रोपेलर शाफ्ट लगा देते हैं जो पावर ट्रांसमिशन का कार्य करती है। यहाँ हम एक यूनिट लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल। इन दोनों भागों में डिफरेंशियल का कार्य होता है अपनी पावर को 90 डिग्री पर डिवाइडेशन करना। यहाँ हमारे आगे व्हील, जिनसे हम पावर लेकर के गाड़ी को आगे रोलिंग एक्शन प्रदान करेंगे। ये हमारे बन गए एक्सल। अब एक डायग्राम मैं किताब के अकॉर्डिंग दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देखें ध्यान से कि ये क्रैंकशाफ्ट दर्शा रखी है जिसे इसने एक इंजन माना है। इंजन के बाद एक यूनिट लगाई जिसे इसने क्लच कहा। यहाँ गियरों का संयोजन है। देखो, क्लच की पावर इस एक गियर को आई, इसकी पावर इस गियर को गई। इन गियरों के संयोजन से होती हुई पावर जाएगी आपके डिफरेंशियल को। यहाँ क्राउन, ये पिनियन है आपका, ये क्राउन है, ये बीच में दिखा रहे हैं सन है, ये इधर एक सन आ गया, ये 2 स्टार आ गए। यहाँ से ये एक्सल आ गया। एक्सल से ये रिडक्शन गियर, ये ट्रैक्टर का है ट्रांसमिशन दर्शाया गया। तो यहाँ हमारे आगे व्हील। तो इस तरह से हमारी पावर आगे ट्रांसमिट होती रहेगी।
यहाँ हम क्लच को परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर एक ही लाइन, जैसे ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन में शाफ्टों के माध्यम से पावर को दो भागों में अथवा पहियों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्लच का मुख्य कार्य होता है इस पावर को एंगेज या डिसएंगेज करना। आम भाषा में बोला जा सकता है पावर को जोड़ना व तोड़ना। जब आवश्यकता हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती तो पावर तोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा क्लच कार्य करता है, जिसमें हमें ये जब गियर बदलना हो तो आसानी से हम गियर को बदल सकते हैं, और जब गियर न्यूट्रल करना हो तो क्लच दबा करके हम गियर को न्यूट्रल अवस्था में ला करके गाड़ी को आसानी से एक जगह पर खड़ा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्लच के भाग। आगे देखते हैं हम क्लच के भाग। तो जो हमने ये क्लच लगाया, क्लच की कुछ शेप ऐसी होती है। क्लच कहाँ लगाया जाता है आप देखोगे तो क्लच हमेशा क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर, और पिछले सिरे पर क्या माउंट होता है सबको पता है, जिसे अपने बोला जाता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील पर क्लच को क्लच हाउसिंग के साथ नट बोल्टों के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। तो सबसे पहला हमारा भाग रहेगा क्लच है, तो हम क्लच प्लेट पढ़ लेते हैं। क्लच प्लेट, क्लच प्लेट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास आती है प्रेशर प्लेट। क्लच प्लेट को जो घूर्ण बल होता है उसे संतुलित करने के लिए हमारे पास आते हैं टॉर्सन स्प्रिंग। अब हमारे पास इन टॉर्सन स्प्रिंग का बल जो लगा रहता है हमेशा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर, उसे हटाने के लिए हमारे पास एक तराजू नुमा डंडी लगी रहती है, जिसे अपने बोला जाता है फिंगर्स। इन फिंगर्स को दबाने के लिए हमारे पास एक भाग होता है जिसे बोला जाता है थ्रस्ट बेरिंग। इसी थ्रस्ट बेरिंग को अपने बोल सकते हैं क्लच रिलीफ बेरिंग। इसके बाद में आती है हमारे पास ऑयल सील। सबको विदित होता है कि ऑयल सील किस तरह इस्तेमाल होती है, ताकि एक जगह में डाला गया ऑयल किसी दूसरे भाग में ना जा सके। अब इन सब के बाद में हम लेते हैं 7 नंबर पर क्लच शाफ्ट, जिस पर ये सभी भाग संयोजित किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ भागों का अवगत कराऊंगा। वो भाग यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ देखा जाए तो जो मैंने भाग बोले हैं उन्हीं भागों के बारे में यहाँ लिखा गया है कि कौन सा भाग कहाँ लगा हुआ है। तो आप इसे ध्यान से देखें। जो ये गोल डिस्क के रूप में दिखाई दे रही है, ये हमारे पास एक क्लच प्लेट है। यहाँ लिखा क्लच डिस्क। इसके बीच में ये जो धारियाँ सी दिखाई दे रही है, ये इसकी क्लच लाइनिंग कहलाती है। और क्लच लाइनिंग एस्बेस्टस, ज़्यादातर एस्बेस्टस की बनाई जाती है। इसके अलावा फैब्रिक, कोरक, रेबटोस या फेराडो या चमड़े की लाइनिंग करके भी इसे बना लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेशर प्लेट। यहाँ दर्शाई गई एक लोहे की प्लेट होती है जो हमेशा अपना बल क्लच प्लेट पर लगाई रखती है, और जो इस पर लाइनिंग बनी होती है वो लाइनिंग हमेशा दब करके चलती है, जिससे ये अपनी पावर प्रेशर प्लेट के माध्यम से आगे गियर बॉक्स में स्थानांतरित करती है। ये हमारे आ गया प्रेशर प्लेट कवर, जिसे अपने हाउसिंग बोला था। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे स्प्रिंग है, ये लीवर प्लेट लीवर है। इसको हम आगे से देखेंगे। यह क्लच हाउसिंग आ गई। यहाँ प्रेशर प्लेट रिलीज लीवर ये दर्शाए गए हैं, जो मैंने कहा था तराजू नुमा होते हैं। और ये रहा थ्रोट बेरिंग या
स्लीव असेंबली, जिसे अपने रिलीफ बेरिंग भी बोला था। ये थ्रो आउट लीवर जिसे अपने पैर से दबाते हैं तो ये इसको आगे की ओर धकेलेगा, इसको आगे की ओर धकेलेगा, तो यह इन दोनों को दबाएगा। इन दोनों को दबाने पर जब तराजू कैसा होता है, जब ये एक सिरा दबता है तो एक सिरा उठता है। जब ये सिरा दबेगा इसका तो इधर वाला सिरा उठेगा। उठने से इसके अंदर लगे हुए स्प्रिंग का जो दबाव प्रेशर प्लेट के माध्यम से क्लच प्लेट पे था तो वो हट जाएगा, और आपकी प्रेशर प्लेट का जो संपर्क क्लच प्लेट से था वो हट जाने से क्लच प्लेट की पावर आपकी वापस प्रेशर प्लेट में नहीं आएगी, और प्रेशर प्लेट के साथ संयोजित आपकी क्लच जो शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स की ले शाफ्ट कहलाती है, उसमें जाएगी, तो पावर आपकी ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमारा सबसे पहले प्रेशर प्लेट कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने इस क्लच प्लेट को भी हमने समझ लिया। क्वेश्चन स्प्रिंग आते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखो, इसमें ये एक मरोड़ी स्प्रिंग दे रखी हैं। अब आपको ये सिंगल प्लेट क्लच का एक डायग्राम है। इसका क्या कार्य हुआ, जब प्लेट घूमती है तो इसमें असंतुलित बल पैदा हो जाते हैं। उन बलों को संतुलित करने के लिए ये स्प्रिंग लगाए जाते हैं, ताकि ये अपने बल के कारण इसके जो मरोड़ी बल पैदा होता है, जिसमें प्लेट असंतुलित चलती है, तो संतुलन की अवस्था में चल सके, इसलिए इसमें टोर्शन स्प्रिंग फिट किए जाते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है तराजू डंडी या फिंगर्स। फिंगर्स अभी मैंने आपको दर्शाया कि जो ये भाग थे ये फिंगर्स कहलाते हैं। देखने में इनकी शेप कुछ ऐसी होती है, बीच में से कहीं संयोजित होते हैं। हमें पता है जब हम इस डंडी को कहीं बीच में संयोजन करके जब एक सिरा दबाएंगे तो एक सिरा इसका उठेगा। तो इस तरह से जब हम इस सिरों को दबा देते हैं किसी चीज़ से, ये उठेगा। पहले इसका दबाव इस स्प्रिंग के माध्यम से इस प्लेट पे था, और इस प्लेट का बल था इस क्लच प्लेट पे, ये थी प्रेशर प्लेट। जैसे मैंने इसको दबाया तो ये सिरा ऊपर की ओर उठ गया। ऊपर की ओर उठने से क्या होगा, इस स्प्रिंग बल का बल इससे हट जाएगा, और स्प्रिंग असंतुलन के कारण ऊपर की ओर उठ जाएगा, और प्रेशर प्लेट का बल जो क्लच प्लेट पे लग रहा था वह हट जाने से क्लच प्लेट हमारी और प्रेशर प्लेट दोनों स्वतंत्र घूमेंगी, और हमारी पावर जो इंजन की है वो पीछे गियर बॉक्स में नहीं जा पाएगी। इसके बाद में आता है क्लच शाफ्ट। क्लच शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जो गियर बॉक्स में इसकी पावर को लेकर के जाती है, उसे आप कहेंगे क्लच शाफ्ट। उसके बाद में बात आती है ऑयल सील की। तो ऑयल सील एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी माध्यम में भरा गया तेल किसी दूसरे कक्ष में न जा सके, इसे रोकने के लिए जिस हम सील का प्रयोग करते हैं उसे ऑयल सील बोला जाता है। क्लच रिलीज बेरिंग जो हमारे ये है, इसे क्लच रिलीज बेरिंग भी बोला जाता है। अब थोड़ा सा अगर आप इसे एक ज्वाइंट करके देखो, इस जो हमारा थ्रोट लीवर है जिसे अपने पैर से लिंक के द्वारा दबाया जाता है, इसको अगर इसमें फंसा दिया जाए, मान लिया हमने इसमें फंसा दिया, जैसे हम इस क्लच को दबाएंगे तो ये आगे की ओर इस लीवर को आगे की ओर धकेलेगा। आगे की ओर जैसे धकेला जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों लीवर दब जाएंगे। दब जाने की तराजू की डंडी के समान कार्य करने से ये सिरा अंदर की ओर जाएगा, तो वो सिरा बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ इस प्लेट के ये जितने होल हैं यहाँ से स्प्रिंग लगे हुए हैं, इन स्प्रिंग के बीच में एक प्रेशर प्लेट भी स्थापित की गई है। वो प्रेशर प्लेट हमेशा इस लाइनिंग के संपर्क में रहती है जब हम क्लच को नहीं दबाते। लाइनिंग के संपर्क में रहेगी तो हमें पता है ये चीज़ किसी के साथ फिट की हुई है तो ये घूमेगी हमेशा। नियत घूमने से ये प्रेशर प्लेट पे अपना बल लगाएगी और पावर हमेशा गियर बॉक्स में रहती है। जब हमें गियर को शिफ्ट करना पड़ता है तो जैसे हम पेडल को दबाएंगे तो इनको ये स्प्रिंग फोर्स को हटा देगी और प्रेशर प्लेट रिलीज हो जाएगी। प्रेशर प्लेट का जब सतही संपर्क इसके साथ नहीं बनेगा तो इसकी पावर प्रेशर प्लेट में नहीं आएगी, प्रेशर प्लेट की पावर आगे आपके गियर शॉफ्ट में स्थानांतरित नहीं होगी। आगे आता है हमारा क्लच की कार्य प्रणाली या वर्किंग सिस्टम ऑफ द क्लच। हम स्वाभाविक है कि अभी मैंने जो परिभाषा दी वो सही थी, फिर भी मैं किताब के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जब इंजन चलता है तब क्लच एंगेज रहता है। तो हमें
पता है कि जब इंजन चल रहा होता है तो इसकी पावर क्लच से होती हुई गियर बॉक्स में भी जाती है। उस समय क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के द्वारा क्लच स्प्रिंग की सहायता से फ्लाई व्हील से चिपक जाती है और फ्लाई व्हील के घूमने से क्लच प्लेट भी घूमती है और इसके साथ जुड़ी हुई प्रेशर प्लेट भी घूमती है और इससे सप्लाइन पर बने खांचों से पावर होकर के गियर बॉक्स में भी स्थानांतरित हो जाती है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है, कब पड़ेगी आवश्यकता? जब हमें गाड़ी को रनिंग पोजीशन में लाना होगा तो हम जैसे ही क्लच को दबाते हैं तो लीवर फोर्क के द्वारा वो स्प्रिंग को रिलीज़ कर देती है और उसका जो बल था प्रेशर प्लेट से हट जाता है और हमारा क्लच फ्री हो जाता है, उसकी पावर गियर बॉक्स में जाना बंद हो जाती है। बंद हो जाने से हम किसी भी गियर को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट करने के बाद जैसे हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग बल तुरंत प्रभाव से अपना कार्य करेगा और वह पावर हमारी लाइनिंग की वजह से हमारे गियर बॉक्स में आना शुरू हो जाएगी। तो आसानी से बात कह सकते हैं कि गियर बॉक्स से पावर का, इंजन की पावर का संबंध को जोड़ना व तोड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे अपने क्लच कहेंगे। आगे आता है हमारे क्लच के प्रकार। सबसे पहला अभी जो हमने पढ़ा सिंगल प्लेट क्लच। तो सिंगल प्लेट क्लच में हमने देखा एक सिंगल डिस्क थी, बीच में एक सप्लाइन हब थी, इसके यहाँ क्वेश्चन स्प्रिंग लगे थे और ये पूरी परिधि पर इस तरह से खांचे काटे थे। इन खांचों पर मैंने बोला था एस्बेस्टस आदि की कोरक की एक लाइनिंग बनी रहती है, इस लाइनिंग की वजह से कार्य करती है। प्रेशर प्लेट कुछ ऐसी लोहे की बनी एक गोल डिस्क होती है जिसे इसमें फिट किया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली बहुत आसान थी, पर अब हमारे पास आता है कोन क्लच। कोन क्लच के लिए हम क्या करेंगे? कोन कैसा होता है देखने में सबको पता है, कुछ ऐसा होता है जिसे अपने कोन बोला जाता है। इसके साथ पीछे मैं गियर शिफ्ट कर देता हूँ। इसी तरह का एक कोन मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसे मैंने फ्लाई व्हील के साथ माउंट कर दिया। जहाँ मैं लाइनिंग बना रहा हूँ, जो मैंने सिंगल क्लच प्लेट की यहाँ लाइनिंग बनाई थी, यही लाइनिंग इसके यहाँ बनी हुई है। इसी तरह ही इस इनर कोन के भी ये लाइनिंग यहाँ सरफेस पे बनी हुई है। कोन इसलिए बोला गया कि इसकी शेप कोन के समान है। कार्य कैसे करेगा? कार्य वही आसान तरीका, पीछे के पार्ट्स वही रहेंगे दबाने के लिए, थ्रस्ट बेरिंग, फिंगर्स, फोर्क, सारे भाग वही रहेंगे, परंतु इसको आसान ये समझना है कि जब पावर हमें जोड़ने तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, ये दोनों भाग आपस में चिपके रहते हैं। ये भाग रोटेट करता है, ये इसके साथ संपर्क में आने से रोटेट करेगा, पावर ट्रांसमिट होती रहेगी। जब हमें क्लच डिसएंगेज करना होता है, पेडल को दबाएंगे, ये इस कोन को थोड़ा सा इस बेरिंग के द्वारा मान लेते हैं। यहाँ मैंने एक फोर्क लगा रखा है, इस तरह से इस फोर्क को मैंने दबाया यहाँ से, तो इसको पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा तो ये कोन अपना गति पीछे की ओर करेगा और इसके संपर्क से हट जाएगा। जैसे भी हम इसको छोड़ेंगे तो ये इसके संपर्क में आ जाएगा और इसकी पावर आगे जाना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है जो न तो किसी किताब में है, आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है। तो यहाँ मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ। ये जो इतनी चीज़ है, ये इसका सामने का कट सेक्शन है। अगर इसको गोलाकार रूप में लिया जाए तो यहाँ से इसके कुछ भाग ऐसे कटे हुए होंगे कुछ कुछ दूरी पर। किस लिए कटे हुए होंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि हमारी जो क्लच प्लेट है उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, कट सेक्शन वाली, बीच में एक सप्लाइन लगी होगी। प्रेशर प्लेट हमारे पास प्रेशर प्लेट हमारी कुछ स्थिति में होगी और क्लच प्लेट हमारी कुछ स्थिति में होगी। इस पर लाइनिंग बनी होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, इसको नहीं समझ में आया तो कोई कॉल कर सकता है मेरे को। यहाँ जो खांचे बने हुए हैं इनमें सबसे पहले हम एक क्लच प्लेट स्थापित करेंगे। चलो पहले इसके भागों का नाम को देखें। इसे वैसे तो आम भाषा में बोला जाता है क्लच हाउसिंग, पर एक मैकेनिकल भाषा में इसे बोला जाता है क्लच कटोरा। इसका एक बाहर का गियर है, एक गियर यहाँ मैंने संयोजित किया, इस गियर से एक शाफ्ट होकर गियर बॉक्स को जाती है।
यहाँ से एक शाफ्ट मैंने निकाली जो मैंने क्रैंक शाफ्ट से अटैच की। इस शाफ्ट का संबंध जो हमने प्रेशर प्लेट लगाई है इसमें सप्लाई कटी है इसके साथ संयोजित हो जाता है। अब बात की जाए कैसे होगा, पावर कैसे ट्रांसमिट होगी, कि मैंने यहाँ एक पहले प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इस तरह से तकरीबन 6 की संख्या में या 5 की संख्या में क्लच प्लेट और इनसे एक संख्या में अधिक प्रेशर प्लेट लगा देता हूँ। लगाने के बाद ऊपर से इस प्लेट को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ एक शू रखा जाता है जिसे बोला जाता है डॉग। डॉग को दबाने के लिए वही डंडी लीवर काम में आता है। जैसे मैंने, और इसके बीच में जो ये हाउसिंग है इस फ्रंट एरिया से, यहाँ छोटे छोटे होल पैसेज बने रहेंगे जिसमें हमारे डाले जाएंगे क्वेश्चन स्प्रिंग, जो हमेशा अपना एक बल इन प्रेशर और दोनों प्लेटों पर लगाते रहेंगे। पहली बात, जब हमारा क्लच से हम कोई कार्य नहीं लेते हैं तब इन स्प्रिंग के द्वारा जितने मैंने संख्या में क्लच और प्रेशर प्लेटें लगाई है इन पे बल बना रहेगा। तो ये एक यूनिट यहाँ से जो पावर आएगी वो इन सब में जाएगी और इस पावर के कारण ये रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा तो इसकी पावर इस गियर को जाएगी, इस गियर से होती हुई गियर बॉक्स में बड़ी शाफ्ट में होता हुआ ट्रांसमिशन में भी चली जाएगी। परंतु जब मान लेता हूँ मैंने क्लच को डिसएंगेज करने के लिए हाथ या पैर से इसको दबाया, तो दबाते ही ये पूरा का पूरा प्रभाव इन स्प्रिंग पे पड़ेगा, स्प्रिंग दब जाएंगे। वहाँ हमने क्या किया था, स्प्रिंग को पीछे की ओर खींचा था। यहाँ हम स्प्रिंग को दबा देंगे, क्यों, ये सारे के सारे स्प्रिंग इन क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के मध्य में बने हैं। तो एक दूसरा स्प्रिंग एक दूसरे को धकेले रखता है आपस में चिपकाने के लिए। तो जब ये दब जाएंगे तो इनका जो चिपकाने का बल था वो ख़त्म हो जाएगा, प्रेशर और जो क्लच प्लेट दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। अब हमारी अकेली पावर सिर्फ क्लच प्लेट को जा रही है, प्रेशर प्लेट को जा रही है। प्रेशर प्लेट की सतह हमारी पहले ही फिनिश होती है, जिसकी वजह से इस पे बड़ी लाइनिंग से संपर्क में नहीं आने से ये हमारी पावर इस गियर को न जाएगी और नहीं इसको जाएगी। तो इस स्थिति में हम गियर को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए एक सिंगल प्लेट क्लच की कार्य सिद्धांत में एक डायग्राम है, इसे आप ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट, जो क्रैंक शाफ्ट की बाहरी सिरा है वो यहाँ आ गया। इसके साथ हमें पता है बाहरी सिरे पे क्या जुड़ा होता है, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के ऊपर क्या लगा है, स्टार्टर रिंग। क्या काम आता है, ये सेल्फ स्टार्टर के दौरान इंजन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक ड्रीवन प्लेट, क्लच लाइनिंग, ये जो सतह डैश में दर्शाई गई है ये क्लच की लाइनिंग है। प्रेशर प्लेट ड्रीवन बाय क्लच क्लव, ये आ गया आपकी प्रेशर प्लेट। ये आ गया ब्रेक पेडल, ये इसका फोर्क आ गया, ये रिलीज बेरिंग आ गया, ये आपकी जो फिंगर है ये क्लच क्लव, ये थ्रस्ट स्प्रिंग। अब कार्य कैसे करेगा, मान लेते हैं मैंने इस पेडल को दबाया, दबाऊंगा तो बल ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये पीछे की ओर खिसकेगा और इसको आगे की ओर धकेलेगा। आगे की ओर धकेलने से थ्रस्ट बेरिंग इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको यहाँ तक ले आएगा। यहाँ तक लाने से ये इसका फिंगर भी दबेगा, फिंगर इस पोजीशन में आ जाएगा। आ जाने से ये फिंगर का दबाव इस पर विपरीत पड़ेगा, इस प्रभाव को हटाएगा और ये स्प्रिंग दब जाएगा। इस स्प्रिंग का जो प्रभाव यहाँ पे था, इससे हमारी जो प्रेशर प्लेट थी वो रिलीज़ हो जाएगी। इसका संबंध जो प्रेशर प्लेट की लाइनिंग से था वो हट जाने से इसकी जो पावर यहाँ से होती हुई शाफ्ट से बाहर गियर बॉक्स में जा रही थी वो जाने से हट जाएगी। तो आसान सा है क्लच प्लेट का सीधा सा कार्य कि पावर का जोड़ना और तोड़ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार के कोई आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो, मैं आपका आंसर आपको फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा। तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा ट्रांसमिशन, जिसे अपने बोला जाता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में काफ़ी थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि गियर बॉक्स में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हेलिकल, डबल हेलिकल, सपर, स्पाइरल। तो ये गियर के प्रकार होते हैं। उसके बाद में गियर बॉक्स के भी कुछ प्रकार आएंगे, तो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।